Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome to Noor School and College Mansehra. How are you dear students? I hope you well. Dear students, जैसे कि आप जानते हो कि फाइनल टर्म का आगाज़ हम कर चुके हैं, इसका अगला मरहला हम शुरू करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम तारीख़ के अगले लेक्चर की तरफ जा रहे हैं। अगले लेक्चर को देने से पहले गुज़िश्ता लेक्चर से रिलेटेड कुछ सवालात मैं आपके ज़हन-नशीन करना चाहता हूँ। आई होप इसके आंसर आपको आते होंगे। डियर स्टूडेंट्स, सवाल नंबर 1, मुग़लिया सल्तनत के बानी कौन थे? मुग़लिया सल्तनत के बानी कौन थे? सवाल नंबर 1, इसका जवाब है मुग़लिया सल्तनत के बानी ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर थे, जिसने इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में शिकस्त दी और हिंदुस्तान पर काबिज हो गए थे। ठीक है। सवाल नंबर 2, मुग़लिया दौर का सुनहरी ज़माना किस दौर को कहते हैं? मुग़लिया दौर का सुनहरी ज़माना किस दौर को कहते हैं? जवाब, मुग़लिया दौर का सुनहरी ज़माना शाहजहां के दौर को कहते हैं, क्योंकि इसके दौर में हिंदुस्तान में अमन व अमान बरपा था और हिंदुस्तान काफ़ी ज़्यादा तरक्की कर रहा था। तो हम कह सकते हैं कि मुग़लिया दौर का सुनहरी ज़माना शाहजहां के दौर को कहते हैं। सवाल नंबर 2, औरंगज़ेब की वफ़ात के बाद 1707 में कौन बरसरे इक़्तिदार आया? यानी बरसरे इक़्तिदार कौन आया? ठीक है, बरसरे इक़्तिदार कौन आया? अगर इसकी जवाब की बात करें तो इसमें बहादुर शाह अव्वल की बात करें तो औरंगज़ेब के बाद बहादुर शाह बरसरे इक़्तिदार आया। सवाल, शाह वलीउल्लाह के खिदमात के बारे में आप क्या जानते हैं? शाह वलीउल्लाह कौन थे? सबसे पहले इसकी बायोग्राफी के बारे में। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है शाह वलीउल्लाह के खिदमात। इसने हिंदुस्तान में इस्लाम को फैलाने में क्या खिदमात सर अंजाम दिए और इन्होंने किन उमरा को खतूत लिखे ताकि वो हिंदुस्तान पर होने वाले जुल्म सितम को रोक सके। तो स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर की तरफ जाते हैं, शाह वलीउल्लाह के खिदमात। ओपन योर बुक्स नाउ। स्टूडेंट्स, बाब नंबर 5, अंग्रेज़ों का गलबा। इसमें पॉइंट नंबर 1 है शाह वलीउल्लाह का मुस्लिम उमरा को मरहटा बगावत को कुचलने के लिए तैयार करना। पॉइंट नंबर 2, बर्रे सगीर पाक व हिंद में अहमद शाह अब्दाली के आमद पर और पानीपत की तीसरी लड़ाई, जंग बक्सर और बहादुर शाह जफर। इन मेन पॉइंट्स को मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम पढ़ेंगे शाह वलीउल्लाह। सबसे पहले शाह वलीउल्लाह की बायोग्राफी की बात करें तो शाह वलीउल्लाह का असल नाम शाह कुतुबुद्दीन अहमद था। 1703 में दिल्ली के एक मशहूर आलिम शाह अब्दुल रहीम के घर पैदा हुए। इसकी जहानत की बात करें तो इसकी जहानत मेहनत का यह आलम था कि 7 साल की उम्र में कुरान मजीद हिफ्ज़ किया। इसने इब्तदाई तालीम अपने वालिद से मदरसे रहीमिया में हासिल की और हज़रत शाह वलीउल्लाह ने बर्र सगीर के मुसलमानों की सियासी और मजहबी शान को बहाली के लिए जद्दोजहद की। आप रहमतुल्लाह अलैह की बात करें तो आप रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में हिंदुस्तान में मुसलमानों की हुकूमत ज़वाल पजीर थी। मीन के कमज़ोर मुग़ल हुक्मरान जितने भी थे वो बरसर इक़्तिदार थे। तो यहाँ पर हिंदू, मरहटा, सिख कौम सर उठाने लगे थे। तो इसके ख़िलाफ़ आपके ज़माने में हिंदुस्तान में मुसलमानों की हुकूमत ज़वाल पजीर थी। मुग़ल हुक्मरान मोहम्मद शाह रंगीला ऐश व इशरत में मसरूफ़ था। ठीक है। अगर बात करें तो आपने मुनासिब समझा कि अफ़गानिस्तान के हाकिम अहमद शाह अब्दाली को हिंदुस्तान पर हमले की दावत दी जाए, लेकिन अहमद शाह अब्दाली बाज़ मजबूरियों की वजह से दावत कबूल ना की। हालांकि शाह वलीउल्लाह एक बहुत बड़े आलिम थे और इसकी जो जितनी भी दावत होती थी कोई भी ठुकराता नहीं था, लेकिन अहमद शाह अब्दाली को काफ़ी ज़्यादा मसरूफियात का सामना था। तो इस पर इन्होंने क्या किया, लिहाजा शाह साहब ने हैदराबाद दक्कन के यूसुफजई हाकिम, यूसुफजई कबीला हैं अफगानों का, यूसुफजई हाकिम नवाब नजीबुद्दौला को मजबूर किया और अहमद शाह अब्दाली को हिंदुस्तान पर हमले की दावत दी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर अहमद शाह अब्दाली यानी कि नजीबुल्लाह हाकिम नवाब नजीबुद्दौला ने एक पख्तून थे, वो दूसरे भी पख्तून थे, तो इस वजह से उन्होंने रिवायत बरकरार रखते हुए पश्तून रिवायात को मद्देनज़र रखते हुए अहमद शाह अब्दाली ने नजीबुद्दौला की दावत कबूल करके हिंदुस्तान पर हमला शुरू किया। तो स्टूडेंट्स, ये तो शाह वलीउल्लाह के मुस्लिम उमरा को मरहटा बगावत को कुचलने के लिए तैयार करना था, तो वो अहमद शाह अब्दाली तैयार हो गए। अब बर्र सगीर पाक व हिंद में अहमद शाह अब्दाली की आमद और पानीपत की तीसरी लड़ाई। तो स्टूडेंट, पहली 2 लड़ाई किन के दरमियान हुई थी आप जानते हो?
शाबाश। ये पहली लड़ाई की बात करें, पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के दरमियान लड़ी गई। दूसरी लड़ाई की बात करें तो इसमें अकबर और राजपूत आमने सामने थे। और तीसरी लड़ाई की बात करें तो यहाँ पर अहमद शाह अब्दाली और मरहटा और सिख ताकत थी। तो स्टूडेंट्स, अगले टॉपिक की तरफ आते हैं। बरसगीर पाक व हिंद में अहमद शाह अब्दाली की आमद और पानीपत की तीसरी लड़ाई। अहमद शाह अब्दाली ईरान के बादशाह नादिर शाह के मुतमद सपा-सालार थे। नादिर शाह को ईरानी उमरा ने इसके मुजालिम की बिना पर 1747 में कत्ल किया। इस मौके पर अहमद शाह ने कंधार अफगानिस्तान का एक सूबा है, कंधार में अपनी बादशाहत का ऐलान किया और अहमद शाह अब्दाली ने 1947 से 1973 तक अफगानिस्तान के बादशाह रहा। ठीक है, अगर बात करें तो इसने आज़ाद अफगानिस्तान की बुनियाद डाली। हिंदुस्तान के ख़राब सूरत हाल और मुसलमानों की गिरती हुई साख को बचाने के लिए शाह वलीउल्लाह ने नवाब नजीबुद्दौला और मियाँ उमर चिमकनी यानी पेशावर में ये रहता था, तो इसने हिंदुस्तान पर हमले की दावत दी ताकि मरहटों के ज़ोर को कुचला जा सके। इसने 1748 से हिंदुस्तान पर हमला शुरू किया। अहमद शाह अब्दाली की बात हो रही है कि कब शुरू किया, 1748 से हिंदुस्तान पर हमला शुरू किया और हिंदुस्तान पर 5वें हमले के दौरान पानीपत के मकाम पर 1761 में अहमद शाह अब्दाली ने मरहटों को शिकस्त दे दी और दिल्ली पर कब्जा किया। इस जंग से मरहटों की ताकत मुकम्मल तौर पर कुचल दी गई। मीन के यहाँ पर फिर से मुसलमानों का इक़्तिदार बरसर इक़्तिदार आ गया। तो स्टूडेंट्स, जंग बक्सर के बारे में आप क्या जानें, ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। अच्छा, जंग बक्सर की बात करें। बक्सर की लड़ाई 1764 को ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब मीर कासिम औद के नवाब शाह आलम सानी के मुश्तरका फौज के दरमियान बिहार के इलाके बक्सर में दरिया गंगा के किनारे लड़ी गई। इस जंग में अंग्रेज़ों को कामयाबी मिली क्योंकि अंग्रेज़ एक कुव्वत के साथ हिंदुस्तान पर आए थे, तिजारत की गरज से आए थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करते करते उसने क्या किया, तकरीबन हिंदुस्तान पर अपनी तसल्लुत कायम की। तो स्टूडेंट, इस जंग का एक अहम असर यह था कि अंग्रेज़ों की जीत इनके हौसला अफजाई हुई। और क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी में कौन कौन से ममालिक आते हैं, पिछले लेक्चर में बता चुका हूं मैं। पुर्तगाल आगे, बरतानिया, या दूसरे में अगर बात करें पुर्तगाल के बाद फ्रांसीसी, और दूसरे वलंदेजी हॉलैंड वाले यानी डच वगैरह ईस्ट इंडिया कंपनी में शामिल थे। अगर जंग बक्सर की मजीद बात करें तो 10,000 के करीब थी, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की फ़ौज। इसके मद्दे मुकाबिल अफवाज 40,000 के करीब थी। इस जंग में ज़्यादा हिंदुस्तानियों का नुकसान हुआ क्योंकि दोनों जानिब अक्सरियत हिंदुस्तानी सिपाहियों की थी। जंग में दोनों अतराफ से तकरीबन 4,000 लोग हलाक और ज़ख्मी हुए। अंग्रेज़ों ने जंगी सामान और 10 लाख रुपए नकद कब्जे में ले लिया और ये जंग का अहम असर मुआहिदा इलाहाबाद था। इलाहाबाद हिंदुस्तान में एक जगह है जहां पर एक अहम मुआहिदा हुआ। इलाहाबाद के मकाम पर शुजाउद्दौला और अंग्रेज़ों के दरमियान मुआहिदा हुआ। वो मुआहिदा क्या था? इस मुआहिदे के रूस से कंपनी को बंगाल में दीवानी हकूक अता हुए। कंपनी को यह इख्तियार मिल गया कि तकरीबन 4 लाख मुरब्बा किलोमीटर से मालिया जमा करें और इसका इंतज़ाम करें। इस इलाके में इस वक्त बंगाल और उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश शामिल थे। यानी कि हम इसकी बात कर रहे हैं इस इलाके, यानी कि जो बंगाल का जो इलाका है, इस इलाके में कौन कौन से, उड़ीसा, बिहार, यूपी यानी उत्तर प्रदेश शामिल थे। शुजाउद्दौला को 50 लाख रुपए तावान जंग के तौर पर अता करने थे। शाह आलम को गिरफ्तार करके इसके माहाना वजीफ़ा मुकर्रर किया गया। मीर कासिम को हटाया गया और इस मुआहदे से ईस्ट इंडिया कंपनी को हिंदुस्तान के 8वें हिस्से पर कब्जा हासिल हुआ। नवाब को अब अदालती इख्तियारात हासिल थे जबकि कंपनी को मालिया थी। तो ये जंग बक्सर के कुछ हालात और वाक़यात थे। अब हिंदुस्तान के आखिरी मुग़ल हुक्मरान बहादुर शाह जफ़र की बात करें तो ये हिंदुस्तान का कमज़ोर मुग़ल हुक्मरान था और आखिरी मुग़ल हुक्मरान था जो बराए नाम हिंदुस्तान पर हुकूमत कर रहा था बराए नाम। मीन के हिंदुस्तान के सारे इख्तियारात अंग्रेज़ों के पास चले गए थे, लेकिन बराए नाम बहादुर शाह जफ़र था और ये आखिरी मुग़ल हुक्मरान था। अगर मुग़ल हुक्मरान बहादुर शाह जफ़र की बात करें तो स्टूडेंट्स, मुग़ल शहंशाह बहादुर शाह जफ़र 1837 में अपने वालिद अकबर सानी के वफ़ात के बाद तख्तनशीन हुआ था।
इसकी बायोग्राफी के बारे में, हम बहादुर शाह जफ़र के बारे में। तो अंग्रेज़ों ने इसके ज़माने में पाक व हिंद पर मुकम्मल कब्ज़ा जमाया। मेरठ के बागियों, मेरठ हिंदुस्तान में एक जगह जिसका नाम मेरठ है। मेरठ के बागियों ने जंग की आज़ादी के दौरान दिल्ली पर कब्ज़ा करके इसे तख्त नशीन कराया, अगरचे वो ऐसा करने के लिए तैयार न थे। सितंबर 1857 में बहादुर शाह ने हेडसन के सामने हथियार डाल दिए और बहादुर शाह जफ़र पर गद्दारी के इल्ज़ाम में मुकदमा चलाया और इससे जिला वतन करके रंगून भेज दिया गया। बहादुर शाह जफ़र तकरीबन 5 साल के बाद इंतकाल कर गया और बाबर ने जिस मुग़ल सल्तनत की बुनियाद 1526 में रखी थी वो आखिरकार बहादुर शाह जफ़र के ज़माने में जंग आज़ादी 1857 में हिंदुस्तानियों और बहादुर शाह जफ़र के शिकस्त के साथ ही ख़त्म हुई और अंग्रेज़ों ने बरह रास्त हिंदुस्तान पर हुकूमत शुरू की। बाप बेटे के दौर में अगर बाप बेटे की दौर की बात करें, दौरे हुकूमत में दरबारी उमरा साजिशों में मसरूफ़ थे और इसके साथ साथ सूबे भी आज़ादी का ऐलान कर चुकी थी। मुग़ल फ़ौज बेहद कमज़ोर हो चुकी थी। मुग़ल बादशाह को कारोबार सल्तनत से दिलचस्पी नहीं थी। माशरी तौर पर भी लोग नहायत परेशान थे। ये सारा अवामिल भी मुग़लिया सल्तनत के ख़ात्मे का क्या बना, सबब बना। ये तो बहादुर शाह जफ़र के बारे में बात होगी। अब इस तरह हिंदुस्तान पे मुख्तलिफ़ किस्म की कौमें आएंगी और हुकूमतें करेंगी। यानी कि अगर हम पंजाब में सिख, रोहेला खंड में रोहेला और दक्कन में मरहटा इक़्तिदार की बात करें तो सबसे पहले इसमें पॉइंट है पंजाब में सिख इक़्तिदार। तो स्टूडेंट, पंजाब में सल्तनत महाराजा रंजीत सिंह ने पंजाबी फ़ौज की बुनियाद पर कायम की थी। इसने 1801 से 1849 तक पंजाब पर हुकूमत की और इस वक्त सिख सल्तनत में 80% मुसलमान, 10% सिख और 10% हिंदू आबाद थे। ठीक है, तो सिख सल्तनत की बुनियादें इस वक्त वाज़ेह हुई जब औरंगज़ेब आलमगीर का इंतकाल हो, क्योंकि औरंगज़ेब आलमगीर ने सिखों के ख़िलाफ़ जारहाना हिकमत अमली अपनाई और सिख अपना सर नहीं उठा सकते थे। इसके बाद रोहेलखंड में रोहेला जो है ये पख्तून कबीला है और जिसने शुमाली हिंदुस्तान पर हमला करके यहाँ पे कब्ज़ा भी कर लिया था। अब रोहेलाखंड की पख्तून रियासत दाऊद खान ने कायम की थी। दाऊद खान 1507 में कई पख्तून समेत हिंदुस्तान पहुंचा था। इसके साथ साथ अगर हम बात करें, अली मोहम्मद खान 1721 में रोहेलाखंड का नवाब बना। वो इतना मजबूत हो चुका था कि इसने मरकज़ी हुकूमत को टैक्स व मालिया भेजने से इनकार कर दिया। मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह ने इसके ख़िलाफ़ फ़ौज कशी की और आखिर सरहिंद का गवर्नर भी इसे मुकर्रर कर दिया था। ये तो रोहेलाखंड के बारे में था। इसके बाद दक्कन में मरहटा इक़्तिदार। अगर हम दक्कन की बात करें तो दक्कन में मरहटा इक़्तिदार कैसे बरसर इक़्तिदार आए? मरहटा भी हिंदुओं की एक कौम है। मरहटा सल्तनत दक्कन में कायम की गई थी। ये मरहटा को मजबूत मस्कन था। हर एक ने यहाँ पाँव जमाने की कोशिश की लेकिन ज़्यादा देर तक कामयाब ना रह सका। 17वीं सदी ईस्वी की बात करें तो मराठों को शिवाजी की शक्ल में एक मजबूत कायद मिल गया जिसने 1658 में मराठों की आज़ाद रियासत कायम की। ठीक है, शिवाजी इनके बानी भी तस्वर किए जाते हैं। ठीक है, और मराठा इलाके का तायन भी किया। इसने मुग़लों के ख़िलाफ़ गोरीला जंगें की। गोरीला जंगें यानी कि गोरीली सलाहियतों के हामिल फ़ौजें भी उसने तैयार किए। इसके साथ साथ अगर बात करें तो इसने मुग़लों के ख़िलाफ़ गोरीला जंगें किए और शिवाजी आखिरकार 1680 में इंतकाल करे। मराठों और अंग्रेज़ों के दरमियान इलाके पर कब्ज़े के लिए जंग जारी रही। इस सल्तनत पर शिवाजी ने तकरीबन 9 साल हुकूमत की। कितने साल हुकूमत की? 9 साल हुकूमत की। अब इसके अगले लेक्चर में इंशाअल्लाह हम मैसूर में हैदर अली की सल्तनत और खुदादात का क़याम भी हम पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट, ये तो आज का हमारा लेक्चर था। इसके मेन पॉइंट्स को मैं दोबारा से डिस्कस करने जा रहा हूँ। अटेंशन प्लीज़ स्टूडेंट। इस लेक्चर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की बात करें तो शाह वलीउल्लाह के खिदमात बयान करें। जंग बक्सर की लड़ाई के बारे में आप क्या जानते हैं? बाद हिंदुस्तान के आखिरी मुग़ल हुक्मरान का नाम बताएं। तो ये एक इनमें से इम्पोर्टेंट सवालात हैं जो मैंने आपके सामने बता दिए। तो शाह वलीउल्लाह की बात करें तो इसने नजीबुल्लाह के कहने को कहा कि वो अहमद शाह अब्दाली को हिंदुस्तान पर हमले के लिए आमादा कर लें। अगर बरसग़ीर पाक व हिंद में अहमद शाह अब्दाली की बात करें तो अहमद शाह अब्दाली ने यहाँ पर हमला किया और सल्तनत दिल्ली पर कब्ज़ा करने में कामयाब हो गए थे।
जंग बक्सर की बात करें तो स्टूडेंट्स, बक्सर की लड़ाई 1764 के को ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब मीर कासिम औद के नवाब शाह आलम सानी के मुश्तरका फौज के दरमियान बिहार के इलाके में बक्सर में दरिया गंगा के किनारे लड़ी गई। इस जंग का एक अहम असर ये था कि अंग्रेज जीत गए और मुसलमानों को हार का सामना हुआ। बहादुर शाह जफ़र की बात करें तो बहादुर शाह जफ़र आखिरी मुग़ल हुक्मरान थे और ये भी कमज़ोर मुग़ल हुक्मरानों में आता है। और इसके दौर में 1857 की जंग आज़ादी लड़ी गई और इसको जला वतन करके ये रंगून भेज दिया गया था और जहाँ पर इसको फांसी दी गई। अगर बात करें तो पंजाब में सिख इक़्तिदार, पंजाब में सिख सल्तनत महाराजा रंजीत सिंह ने पंजाबी फ़ौज की बुनियाद पर कायम की गई थी। रोहेला कंड की बात करें तो रोहेला कंड पुख्तनों का एक कबीला था और इसने हिंदुस्तान में मुख्तलिफ़ जगहों पर अपनी हुकूमत कायम कर दी और सिखों को हरा कर और या मरहटों को हरा कर अपनी हुकूमत कायम की थी। तो स्टूडेंट, दक्कन में मरहटा की बात करें तो मरहटा सल्तनत दक्कन में कायम की गई थी। अगर इसकी बानियों की बात करें तो शिवाजी इसके बानी थे और इसने मजबूत हुकूमत कायम की थी हिंदुस्तान में। तो स्टूडेंट, ये तो आज का हमारा लेक्चर था। आप लोगों ने इससे करना है कि आज के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे तो इनको 1 बाय 1 हर एक से 5-5 पॉइंट लिख कर लाने हैं। यानी कि अगर बात करें तो शाह वलीउल्लाह से और जंग बक्सर से, बर-ए-सग़ीर पाक व हिंद पर अहमद शाह अब्दाली की आमद और पानीपत की तीसरी लड़ाई, हर एक से 5-5 पॉइंट्स लिखकर आप लोगों ने असाइनमेंट पेजेस पर लिखने हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे। अल्लाह नेगेबान, खुदा।